सर विजन 2030 की बात कर रहे हैं हम लोग, और विजन 2030 में छत्तीसगढ़ जिस हिसाब से अभी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है इंडिया में जो चल रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ एक अलग छवि लेके उभरा है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ विसंगति ये दिखती है कि अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या फिर शिक्षा का स्तर, उसमें हम कहीं पीछे दिखते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कहीं आगे दिखते हैं। तो ये विसंगति कहाँ से आ रही है? ये विसंगति जो है, हमारे यहाँ जो बेसिक सिस्टम है स्वरोजगार का और एग्रीकल्चर बेस जो स्वरोजगार, और तो इसके जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो व्यापार हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो। इसमें स्वरोजगार के कारण मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और दूसरा जो अभी पिछले 3-4 सालों में जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, काफ़ी बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो। तो ऐसा लगता ज़रूर है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ सबसे कम है, लेकिन आप ये दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो इसका बराबर एक पिक्चर क्लियर हो जाता है। ओके, जैन साहब, हेलो। एक अभी जो इंटरव्यू हुआ मुख्यमंत्री जी का, उसमें एक बात निकल के आ रही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और आईआईटी और ट्रिपल आईटी ये सब रायपुर भिलाई में ही स्थित है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कुछ अलग ही तरीके की सोच है कि हम क्यों ना गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस स्कूल्स पहुंचाएं, ना कि एक जगह केंद्रित रखें ताकि लोग भागकर या पलायन करके गांवों से शहर में आ जाएं। क्या ये सोच आपको लगता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ला सकती है? देखिए, अब इतिहास देखें तो हमेशा जो नगरीकरण है उसकी आलोचना इसी बात को लेकर के होती आई है कि हम गांव में वो सुविधाएं नहीं दे पाए, जिसके कारण लोग नगरों की तरफ आकर्षित हुए और हमारे गांव उसके कारण ख़राब हुए और नगर जो है और बद से बदतर स्थिति में आ गए, क्योंकि वो उतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं थी कि उतना लोड वो बियर कर सके उनका। अगर आप दुनिया का विकास के जो देश हैं उसमें देखें तो आप ये पाएंगे कि निश्चित तौर पर उन देशों का ज़्यादा अच्छा सुव्यवस्थित विकास हुआ है और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, जिन्होंने अपने ग्रामों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, ग्रास रूट लेवल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। और निश्चित तौर पर अगर आपको सारी सुविधाएं आपके ग्राम में ही मिल जाएंगी, आपके गांव में ही मिल जाएंगी, तो लोग शहर की तरफ क्यों भागेंगे? और आप जैसे आप समझते हैं कि शहरों में जाने से न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक समस्या का कारण बनते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सही है और उससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और आपकी प्रतिभाएं जो बहुत से कारणों से शहरों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन प्रतिभाओं को भी अपना साबित करने का या उनको एक अवसर मिलेगा, जिसके कारण वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सामने लोगों के सामने आएंगे और अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। वर्मा साहब, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र हुआ अभी कि एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन के आई है, मगर ऐसा लगता है कि रुझान टेक्निकल एजुकेशन की तरफ कम हो रहा है। तो क्या लोकल स्किल को जो रोजगार मिलना चाहिए इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो कहीं हम चूक रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कम हो रहा है? जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग का प्रश्न है, तो पिछले कई सालों से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में रुझान कम हुआ था। ये हम AICTE के जो टोटल डाटा देखते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि वापस इंजीनियरिंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ का भी डाटा भी हमने देखा कि करीब एडमिशन पिछले साल से 5 से 7% एक्स्ट्रा हुए हैं विभिन्न कोर्सेस में। तो टेक्निकल का रुझान वापस आ रहा है, और एक नया ट्रेंड भी देखा है कि फार्मेसी, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ ही है, उसमें तो आशा थी उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जहाँ तक के आपने बोला कि लोकल स्किल की बात है, लोकल स्किल के लिए जो NSQF की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है अलग अलग, तो ये देहात, कस्बे और सभी अक्रॉस द छत्तीसगढ़ वो कवर कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के स्किल स्पेसिफिक नीडेड रहती है, किस टाइप की इंडस्ट्री है और किस टाइप का क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन ये आमतौर पर देखा गया है कि जैसी भी इंडस्ट्री आती है, शुरुआत के कुछ ट्रांजिशन और गेस्टेशन पीरियड होता है, इस दौरान कौन सी स्किल की ज़रूरत है वो सारा का सारा सिस्टम वो हम लोग वापस प्रोड्यूस करते हैं। 1-2 साल के शेकी और ट्रांजिशन गेस्टेशन पीरियड के बाद वो पिकअप कर लेती है। जो जैन साहब ने कहा था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्टेट, वो हम क्यों टेक्निकल एजुकेशन में लागू नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर के 4-5 कॉलेजेस में भरपूर एडमिशन होता है और उसके बाद के कॉलेज खाली रह जाते हैं, तो ये कैसा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? अब ये फिजिकली हम बोलें दो एस्पेक्ट हैं, फिजिकली और उसका क्वालिटी की बात करें। फिजिकली तो हमारे पास लगभग सभी शहरों में क्रॉस द छत्तीसगढ़ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो। लेकिन जहाँ तक के सर्वाइवल की बात आती है तो वो क्वालिटी पे जो इनका परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इंस्टीट्यूट्स परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे उनकी डिमांड है, इंडिपेंडेंट ऑफ सिटीज़। तो ये हमने देखा है कि जो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट इन द डिमांड। तो ये इक्विटेबल लाने के लिए अवेयरनेस फॉर द क्वालिटी एट डिफरेंट लोकेशंस, ये बात बहुत ज़रूरी है। ओके सर, जैन साहब, देखिए गांव में छत्तीसगढ़ में जितना मैं घूमा हूँ बेहतरीन टैलेंट है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और ये अभी अभी का है। एक रोज एक बच्चा आया कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, तो उसकी बहन लेके आई, चलते हैं जवाहर सर से मिल के आते हैं। और वो दोनों मिलने आए, वो बहुत ही दबंग लड़की थी और दोनों मोटरसाइकिल में आए। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों को दिखता नहीं है, दे वेर बोथ ब्लाइंड स्टूडेंट्स, और मोटरसाइकिल में दिन दहाड़े मेरे पास चले गए। और बहन बोलती है ये भाई मेरा जो है वो सुसाइड करना चाहता है, ज़िंदगी से हार गया, CA नहीं हो पा रहा है उससे, और मेरे मम्मी पापा परेशान है कि तू नौकरी में कमा क्यों नहीं रहा है। तो वो बच्चे ने मेरे से बात बोला, यार तू गलत कर रहा है, शायद तू CA के लायक नहीं है, कैट देना चाहिए। 9 महीने बाद, और मैंने उसको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजा कि भाई फीस नहीं ले इससे, ये बच्चे को तुम पढ़ा दो, मुझे लगता है इसमें एप्टीट्यूड है। 9 महीने बाद एक दिन एक बच्चा फ़ोन करता है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। शाम के 5:30 बजे वो फिर से मोटरसाइकिल में अपनी बहन के साथ आ जाता है और बोलता है कि सर मेरा कैट में हो गया, IIM अहमदाबाद मिल गया मुझे 90। अच्छा, अंधा बच्चा है वो, हाँ। और मैंने बोला अब क्या करें? बोले 24 लाख रुपए फीस है सर। मैं बोला लोन मिल जाएगा तेरे को, फिर भी एक कोशिश करते हैं। तो हमने उस दिन लकीली CM साहब को फ़ोन किया और CM साहब मिल गए, बोले जल्दी से भेजिए, आधे घंटे के अंदर भेजिए। वो लड़का CM साहब के पास गया, 24 लाख रुपए का इंतज़ाम CM साहब ने वहीं किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये बच्चे का मोहित करके नाम है, इसका IIM में हुआ है, हाँ, गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन राशि की तरह 24 करोड़ रुपए देते हैं। मेरा कहना है वो लड़का सही समय पर सही जगह पहुंच गया, इस वजह से वो पहुंच पाया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है क्या हम ऐसे टैलेंट को गांव से निकालकर उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दे सके जिससे कि वो पनप सके, तो छत्तीसगढ़ बेहतर होगा। मेरा जो सवाल है वो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा है कि इन बच्चों को स्किल्स ऐसे दें कि इनका टैलेंट उभर के आ सके, और इसका प्रावधान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6th स्टैंडर्ड से। तो क्या हमने ऐसी तैयारी की जिससे उसको स्किल क्वालिफिकेशन की कुछ सर्टिफिकेशन पैरेलली मिल सके, चाहे कि स्कूल ड्रॉप आउट भी हो जाए तो नौकरी के लायक हो? जी देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने ITI के साथ स्कूलों का लिंकअप किया। लिंकअप ऐसे किया है कि जो 11वीं 12वीं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो उनके नियरेस्ट जो ITI थे उनके साथ उन्होंने जोड़ा, और उनको न सिर्फ 11वीं का सर्टिफिकेट मिला, 12वीं का सर्टिफिकेट मिला, बल्कि ITI का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी दिया गया।
और इसका परिणाम ये रहा कि अभी सबसे पहला बैच हमारा निकला और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन सबको हम लोगों ने सर्टिफिकेट वितरण किया। और इसकी जानकारी, चूँकि आजकल बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसा कोर्स चल रहा है जिसमें कि 11th की पढ़ाई के साथ 12th की पढ़ाई के साथ ITI का जो बाकायदा उनका जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जो डिग्री कोर्स होता है, उसके अंतर्गत उनको सर्टिफिकेशन का भी काम कर रहे हैं। तो उनकी टीम पूरी आकर के हमारे यहाँ का स्टडी करके गई है और उनकी प्लानिंग है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। तो हम इस दिशा में काफ़ी पहले से, आज के 3 साल पहले से हम चालू कर चुके हैं और हमारे 11th और 12th के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद हम उनकी ट्रैकिंग भी करते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से, अगर वो उसके बाद रोज़गार करना चाहते हैं तो रोज़गार करें, या उसके बाद आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो फर्दर स्टडी करें। तो हम इसको ऑलरेडी किए हुए हैं। अब जहाँ तक क्लास 6 का सवाल है, तो हम अगले 1-2 साल के अंदर हम लोग AI जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसको हम अपने कोर्स में कुछ क्लासेस में हम चालू करने वाले हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेसिक जो है कि एजुकेशन का जो लेवल है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोग बेहतर तरीके से सीख सकें और पढ़ सकें, तो उसको भी हम करने जा रहे हैं। नहीं तो क्या मुझे फिर एक कन्फ्यूजन दिख रहा है इसमें कि अगर नई शिक्षा नीति में ये कहा जाता है कि लोकल या मदर टंग में हमको कुछ शिक्षा देनी चाहिए और दूसरी तरफ हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल रहे हैं, तो ये क्या विसंगति है? जी नहीं, बिल्कुल विसंगति नहीं है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे को भी हम जब क्लास 1 से लेकर के 5th तक जाएंगे तो एक एडिशनल लैंग्वेज के रूप में, जैसे हिंदी इंग्लिश होती है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी एडिशनल लैंग्वेज के रूप में पढ़ाने जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ी एक स्पेशल लैंग्वेज के रूप में पढ़ने जा रहे हैं और वो सबको पढ़ना कंपलसरी रहेगा और सब पढ़ेंगे उसमें क्लास 1 से 5 तक। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लोकल जो साहित्यकार हैं, लोकल जो हमारा साहित्य है, लोकल जो हमारी भाषा है, बोली है, लोकल जो हमारे संस्कृति है, लोकल जो हमारे खाने पीने बोलने चालने की बातें हैं, उनको लोग सीखेंगे तो उनका छत्तीसगढ़ से एक जुड़ाव होगा। क्या बात है वर्मा साहब, इन्होंने जो कहा उससे मुझे लगता है कि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं लेकिन बात दूर तक नहीं जा रही। हो सकता है हम काम अच्छा करके भी अगर प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और कोई काम कम करके भी प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रहा है, ऐसे भी कुछ राज्य होंगे। तो छत्तीसगढ़ अगर ये काम बहुत पहले से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक कंटिन्यूम है जो स्कूल एजुकेशन से लेके कॉलेजिएट एजुकेशन तक होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे इनको AI की ज़रूरत है तो सबसे पहले जो आपके पास आना चाहिए था इनको, हाँ, लेकिन जुड़ाव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये सही है? मैं दे दूं। देखिए, AI ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और जो हमने कोर्स डिज़ाइन करने के लिए एक कमेटी छत्तीसगढ़ शासन ने जो बनाई है उसमें हमारे IIT भिलाई के लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं और भी जो एक्सपर्ट्स वगैरह हमारे हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग वो भी हैं। हम लोग सब बैठ करके पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमको किस क्लास से उसको डालना है और क्या कोर्स होंगे और उसको स्टडी मटेरियल क्या होगा और कैसे हम उसको कर सकेंगे, क्योंकि ये अभी प्रारंभिक रूप से और हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए या IIT वगैरह को छोड़ दिया जाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दिया जाए, तो स्कूल लेवल में इस पर बहुत ज़्यादा काम अभी कहीं हुआ नहीं है। तो हमको बेसिक स्तर से इसमें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने कमेटी बनाई है और कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हम अगले शैक्षणिक सत्र से हम इसको चालू करने जा रहे हैं। वर्मा साहब, इसी में आगे कि क्या ऐसा कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC होने के नाते, हाँ, जब आप लीड कर रहे हैं तो क्या स्कूल एजुकेशन में ऐसे स्किल्स देने के लिए आपका क्या योगदान होगा? हमारा योगदान काफ़ी अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस टाइप के कोर्सेज को हम लोग डील भी करते हैं। हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडी होती है जिसमें कंप्यूटर साइंस, AI और डाटा साइंस के ऊपर में बहुत काम होता है, एक्सपर्ट्स पूरे रहते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। दूसरी चीज़, हम लोग जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटेक्निक हो गए, फार्मेसी हो गए, इंजीनियरिंग, ये हमारे ब्लॉक लेवल और हर शहर में पूरे छत्तीसगढ़ में अक्रॉस द छत्तीसगढ़ हैं। तो वहाँ लेबोरेटरी से लेकर के बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें फैकल्टी के साथ में अवेलेबल हैं।
यदि इसमें हम इनको सेंटर बनाते हैं और स्कूल के साथ जोड़ते हैं और स्कूल की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो मुझे लगता है नेटवर्क बना हुआ है, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड ऑलरेडी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ है, वी कैन डू व्हेन एवर वी आर ज्वाइनिंग हैंड्स, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस नेटवर्क का उपयोग करना जरूरी है। सर ये मंच एक नेटवर्क तो कम से कम बना दे, हाँ आप लोग के लिए बिल्कुल सही है। मैं मंथन को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये दो लोगों की शादी में हम भागीदार बने ऐसा। लास्ट क्वेश्चन सर, हम दोनों से लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि और पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक जो बच्चों में जो दिखता है, छत्तीसगढ़ के बच्चों में एक अलग ऊर्जा दिखती है, हाँ उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं उपयोग जो है वो उच्च शिक्षा में और उनकी सफलता में, हाँ छत्तीसगढ़ को फायदा नहीं मिलता, क्योंकि कई बार लगता है कि यहाँ के बच्चे जो टैलेंटेड हैं वो पलायन कर जाते हैं। हाँ तो क्या ऐसी चीज है जो इनको हम रोक के रख सकते हैं छत्तीसगढ़ में? वैसे तो माइग्रेशन नेचुरल नियम है कि जहाँ कहीं भी हमको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टेट, शहर से शुरू होता है, स्टेट से फिर इंटरनेशनली चलता है। IITs के जितने ग्रेजुएट्स हैं देखिए 70% बाहर ही चले जाते हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर नेशंस। लेकिन रोकने की जब बात आती है तो वो चीज़ें हम यदि यहाँ दे सकते हैं, जैसे हम देंगे तो एक बड़ा अफेक्शन और एक फैमिली और एक अपनी जगह का एक भाव रहता है बच्चों में, फैमिली में। रिटायरमेंट के बाद हर कोई छत्तीसगढ़ का व्यक्ति छत्तीसगढ़ आना चाहेगा, अपने घर वाले शहर में जाना चाहेगा, तो ये भावनाएं तो बनी रहती हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रॉपर लेवलिंग एंड नीडेड, जो इस लेवल के हैं उस लेवल का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम क्रिएट करें, तभी हो पाए, तभी रुकेगा वो। सर लास्ट क्वेश्चन, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी चर्चा में है इस वक्त, लेकिन छत्तीसगढ़ का रेडीनेस कि हम 2024 में इसको पूर्णतः लागू कर पाए, ये स्कूल एजुकेशन की तरफ से कितना हम तैयार? देखिए, हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो बेसिक्स हैं उन पर ऑलरेडी हम काम करना शुरू कर चुके हैं। बहुत चीज़ें हमारी प्रारंभ हो चुकी, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 का प्रोविज़न किया गया। 5 मतलब क्लास पहले 3 साल बालवाड़ी, क्लास 1 और क्लास 2, अगले 3, 4, 5 क्लास, फिर 6, 7, 8 और फिर 9 से लेकर के 12वीं तक का। तो हमने प्रदेश में करीब 10,000 बालवाड़ी ऑलरेडी चालू कर दी हैं, जो कि हमारी काम कर रही हैं। क्लासेस के बारे में तो हमारे सभी सेटअप पहले से तय हैं, जो क्लासेस हमारी चल रही हैं वो सब तय हैं। रीजनल लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात नए एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है ही कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक जो छत्तीसगढ़ी बहुल में बोले जाने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को एक भाषा के रूप में हम अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, जो रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने की बात कही गई है इसमें, तो मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 10, 11वीं, 12वीं में हमने पहले से जब भी पॉलिसी नहीं आई थी, हमने 3 साल पहले से इसमें काम करना चालू किया था और उसमें हम काफ़ी आगे निकल गए हैं। नीचे की क्लासेस में भी हम इसको करने के लिए आगे तैयार हैं और इसका हम लोग फार्मूला करीब करीब तय करने की स्थिति में है। कहा गया कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि जो पढ़ाई का जो हो वो बड़ा इंटरेक्टिव हो और खेल कूद की को लेकर के और बड़े ही मनोरंजक तरीके से लोगों को पढ़ाने की प्रक्रिया की जाए। इसके लिए भी हमारी जो पेडागोजी जो बनाई गई है उसमें काफ़ी इंटरेक्टिव हम लोगों ने ऑलरेडी डाला हुआ है, पहले से डाला हुआ था। अब उसको हम और थोड़ा सा बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस समय हमारी SCRT जो है उसमें हम लगातार इसमें हमारी मेहनत कर रही है। तो आप ये मान कर चलें कि छत्तीसगढ़ में जो नई एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की है उसको लागू करने के लिए हम आगे आ चुके हैं, और जो चीज़ें कमी रही हैं जो हमको करना है 2024 तक, और निश्चित तौर पर समय पर पूरी होंगी। और शिक्षा का जो स्तर है वो छत्तीसगढ़ राज्य का आप असर का सर्वे देखें तो सालों साल धीरे धीरे बेहतर दिशा की ओर बढ़ रहा है, और चूँकि पॉजिटिव साइन हमको मिलने लगे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो जो पॉजिटिवनेस है उसका इफेक्टिव जो है कम्युलेटिव इफेक्ट जो दिखेगा। बढ़िया, बहुत सुंदर नोट पर मैं पॉजिटिवली एंड करना चाह रहा हूँ। मैं मैसेज देख रहा था अभी,
वो दोनों बच्चों ने मुख्यमंत्री जी को इस मंच से धन्यवाद कहा है, जिन्होंने जो IIM अहमदाबाद ज्वाइन किया वो बच्चा, और एक बहना वो लड़की जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएड कर रही है। तो दोनों ने इस मंच से धन्यवाद कहा। दूसरा अच्छी बात जो है कि आप दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जिससे कि स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के बीच में कुछ बेहतर हो सके, आई थिंक ये एक अच्छा नोट है एंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।